हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आपका स्वागत है सरकारी जॉब न्यूज़ में। और ये है वीकली करंट अफेयर्स अप्रैल सेकेंड वीक का है, यानी पिछले एक सप्ताह के तमाम जो भी करंट अफेयर्स है उसको एक बार फटाफट रिवाइज करेंगे। ओके, तो शुरू करते हैं। और सबसे पहले जो टॉप 10 स्टूडेंट हैं जो पिछले सप्ताह यानी फर्स्ट वीक में जिन लोगों ने टेस्ट दिया था वीकली करंट अफेयर्स का सरकारी जॉब न्यूज़ के ऐप पर, उनके रिजल्ट्स मैं बता दूँ। तो नंबर 1 स्थान है सुधीर कुमार, सेकंड पे है पूजा देवी, थर्ड स्थान है ज्योति सिंह, फोर्थ स्थान है अमित बुदानिया, फिफ्थ पर है प्रीतम सिंह, सिक्स्थ पे चंदेर प्रकाश, सेवन्थ पर है विकास कुमार, एट्थ पर है नरेंद्र मीना, नाइन्थ पे ममता है और टेंथ पे है अखिलेश कुमार। आप सभी को बधाई हो, आप लोग टॉप 10 आए। सरकारी जॉब न्यूज को जो ऐप है वहाँ पर एवरी वीक ये टेस्ट आता है, वहाँ पर डेली टेस्ट भी आता है, वीकली, मंथली, ये सारे करंट अफेयर्स के टेस्ट होते हैं ताकि आप जांच सकें कि कैसी तैयारी आपकी चल रही है। ठीक है, तो इनमें से कुछ तो हैं जो लगातार टॉप 10 में आ रहे हैं, उनको खासतौर पर बहुत बहुत बधाई हो। और आपसे उम्मीद है कि आप लोग तमाम जो भी ये वीडियो देख रहे हैं वो सब जाकर सरकारी जॉब न्यूज़ के ऐप पर वीकली टेस्ट जरूर देंगे और देखेंगे कि कैसी तैयारी चल रही है। मंथली भी जरूर दीजिएगा, मार्च का तो अवेलेबल है। तो शुरू करते हैं और सबसे पहले विदेश से रिलेटेड टॉपिक लेंगे, फिर अलग अलग टॉपिक लेंगे। इस बार राजनीति में बहुत ज़्यादा नहीं है क्योंकि अभी लोकसभा चुनाव चल रहे हैं और चुनाव के दौरान जो पार्टियां ऐलान कर रही हैं वो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण नहीं होता है। ठीक है, और हाँ, एक इन्फॉर्मेशन आपको बता दूँ कि 21 अप्रैल की सुबह 10 बजे मैराथन वीडियो आ रहा है। कब से कब तक का? 1 जनवरी से लेकर 21 अप्रैल तक के तमाम कंटेंट होंगे उसमें। मैराथन वीडियो होगा, क्वेश्चन आंसर बताएंगे आपको, और ये लाइव देख पाएंगे आप सरकारी जॉब न्यूज़ का जो यूट्यूब चैनल है उस पर, और सरकारी जॉब न्यूज़ का जो ऐप है उस पर भी। ठीक है, तो ऐप पर बिना ऐड का चलता है, जिन लोगों ने मेंबरशिप लिया हुआ वो उस लोग देख पाएंगे, और यूट्यूब पर तो सभी लोग देख पाएंगे। तो कब, एक बार और याद दिला दूँ आपको, 21 अप्रैल की सुबह 10 बजे। ठीक है, मैं उसका जो लिंक है वो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो अभी से आप रिमाइंडर लगा सकते हैं और ये टाइम आप सुरक्षित रख लीजिएगा। कब? 21 अप्रैल की सुबह 10 बजे। तो करीब 3-3.5 घंटे का वो लाइव चलेगा, मैराथन पूरा कवर कराएंगे जनवरी से लेकर अप्रैल तक का टोटल। तो विदेश से रिलेटेड क्वेश्चन लेते हैं और पहला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, पश्चिम एशिया जिसको अमेरिका और यूरोप के लोग मिडिल ईस्ट कहते हैं, तो वहाँ पर सैन्य तनाव के मद्देनज़र भारत ने किन 2 देशों में भारतीयों को न जाने की एडवाइजरी जारी की है? आंसर का ईरान और इजराइल। देखिए, पश्चिम एशिया बहुत ही तनावपूर्ण हालत में है। एक बार मैप के जरिए देख लेते हैं। ये रहा अपना प्यारा भारत और यहाँ आइए पश्चिम एशिया जो कलरफुल आप देख रहे हैं। तो वहाँ पर इजराइल और हमास के बीच में तो युद्ध चल रहा था और उसमें लेबनान के जो हिजबुल्ला है वो भी शामिल थे, वो हमला करते रहते थे। लेकिन अब इसका दायरा और बढ़ता जा रहा है। ये भी यमन में भी जो हुती विद्रोही थे वो भी हमला करते थे इधर जहाज़ों पर, लेकिन अब इसका दायरा बढ़ गया है और ईरान भी इसमें प्रमुख रूप से भागीदार अब देखने को मिल रहा है। हुआ यह है कि ईरान के जो आर्मी के टॉप कमांडर थे, और आर्मी का एक विंग है कुद्दुस फोर्स जो विदेशों में काम करता है, तो सीरिया में एम्बेसी के पास ही वो लोग थे टॉप कमांडर, और इजराइल ने मिसाइल हमला करके उन सबको मार डाला था, कई सारे टॉप कमांडर। इसके खिलाफ ईरान बहुत आग बबूला हो गया है। अभी तो क्या हुआ कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, क्या है? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, यहाँ पर इजराइल के एक जहाज़ को उसने बंदी बना लिया है, अपने कब्जे में ले लिया, और भारत के उसमें 17 लोग, भारतीय नागरिक उसमें हैं, उस जहाज़ में उसको कब्जा कर लिया। हालांकि भारत बातचीत कर रहा है ईरान से कि अपने लोगों को वहाँ से ले आएं। तो मतलब कि पूरा का पूरा इलाका यहाँ पर स्थिति ख़राब होने जा रही है। एक तो इस युद्ध की वजह से ये जो रेड सी है, ये लाल सागर यहाँ से यहाँ तक है, तो ये तो तनावपूर्ण है ही। यहाँ जहाज़ को आने जाने में बड़ी दिक्कत हो रही है। और अब चूँकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज यहाँ पर ईरान ने ये काम किया है, जो कि इज़राइल के अरबपति का एक जहाज़ था उसको अपने कब्जे में ले लिया। तो उसकी वजह से यहाँ ये जो तेल का जो इधर से हम लोग आयात करवाते थे, या दुनिया के देशों में जो तेल, जो क्रूड ऑयल है वो निर्यात होता, वहाँ जाता था, तो वहाँ पर इस पर चोक होने का, यानी इस क्रूड ऑयल के बाहर आने पर समस्या देखने को मिल रही है। और आने वाले वक्त में हम लोग देखेंगे कि क्रूड ऑयल जो है ना वो
बहुत ही महंगा होने वाला है। तो ये जो भी अब युद्ध की स्थिति दिख रही है उसका नुकसान बहुत होगा, और इसमें हम लोग देख रहे हैं कि अमेरिका जो है ना वो काफ़ी एक्टिवली भूमिका निभा रहा है। वो चाह रहा है कि तनाव बना रहे, हालांकि वो ये भी नहीं चाह रहा है कि एकदम युद्ध हो ही जाए क्योंकि उससे नुकसान होगा, लेकिन वो चाह रहा है तनाव बना रहे ताकि इससे फ़ायदा उसका होगा कि जो आसपास के तमाम देश हैं वो अपने बचाव में जो है वो हथियार खरीदेंगे उससे। वैसे मैंने इसके बारे में काफ़ी डिटेल में 12 और 13 अप्रैल के करंट अफेयर्स जो डेली का होता है उसमें मैंने बताया था काफ़ी डिटेल में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। आयरलैंड के सबसे युवा प्राइम मिनिस्टर कौन बन गए हैं? आंसर होगा साइमन हैरिस। क्या नाम है? साइमन हैरिस। मात्र 37 ईयर के हैं, आयरलैंड चलते हैं। ये रहा अपना प्यारा भारत। तो आयरलैंड जो है ना वो यूरोप में है और यूनाइटेड किंगडम के ठीक बगल में है, सटा हुआ है। ये यूरोप है और ये यूनाइटेड किंगडम है यहाँ पर, और ये है आयरलैंड। ठीक है, आयरलैंड। तो यहीं के प्राइम मिनिस्टर बने हैं। आयरलैंड की राजधानी क्या है? डबलिन है। मुद्रा यहाँ पर चलती है यूरो। अगला क्वेश्चन, आइसलैंड के नए प्राइम मिनिस्टर कौन बन गए हैं? आंसर होगा इसका बजरनी बेनेडिक्टसन। बजरनी बेनेडिक्टसन ये नाम है। ओके, इससे पहले वो वहाँ के विदेश मंत्री थे। आयरलैंड कहाँ पर है? आयरलैंड जो है ना यूरोपीय देश है, लेकिन वो नॉर्डिक देश है। तो जो नॉर्थ पोल है उसके पास का ये देश है। तो ये यूरोपीय देश हो गया, और ये इस तरफ नॉर्थ पोल है, आर्कटिक ओशन है, और इसी के पास ये है आइसलैंड। तो ये नॉर्डिक देश का हिस्सा होता है। नॉर्डिक देशों में नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड ये सब शामिल हैं। ठीक है, तो हम लोग बात कर रहे हैं आइसलैंड की। आइसलैंड की राजधानी क्या है? रेकजाविक। ठीक है, और नए पीएम कौन बने हैं? बजरनी बेनेडिक्टसन। यहाँ की मुद्रा है आइसलैंडिक क्रोना। अगला क्वेश्चन, किस देश में वर्ष 1994 में 8 लाख लोगों का नरसंहार हुआ था, जेनोसाइड हुआ था, जिसकी याद में भारत ने 7 अप्रैल 2024 को कुतुब मीनार को उस देश के राष्ट्रीय ध्वज के रंगों से रंग दिया, रोशन कर दिया? आंसर होगा रवांडा। रवांडा में ये नरसंहार हुआ था 1994 में। 100 दिनों का नरसंहार था, और ये जातीय हिंसा थी दो समुदायों के बीच में। ये जातीय संघर्ष की है, तुत्सी और हुतु। ठीक है, तो इसमें बहुसंख्यक ने अल्पसंख्यकों को मार डाला था बड़े पैमाने पे। अल्पसंख्यकों ने भी हमला किया था। तो ये एक बहुत ही ख़राब स्थिति हुई थी, और इससे बहुत लोग मारे गए थे, 8 लाख से ज़्यादा लोग। तो एक बार रवांडा को भी देख लेते हैं, कहाँ पर है ये रवांडा। ठीक है, ये रहा अपना प्यारा भारत। और अब कहाँ चलते हैं? अफ्रीका की ओर। अफ्रीका में है ये रवांडा, बहुत छोटा सा देश है। और ये आप देखिए कि यहाँ पर ये रहा रवांडा। इसके पड़ोसी जो हैं वो तंजानिया, युगांडा, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो और बुरुंडी है। बहुत छोटा सा देश है रवांडा। अगर हम क्षेत्रफल के हिसाब से देखेंगे तो केरल जो है ना उसके बराबर या उससे भी छोटा होगा ये भारत का केरल जो इतने। तो इसकी राजधानी किगाली है। यहाँ के राष्ट्रपति हैं अभी पाउल कामगे। मुद्रा यहाँ पर कई सारी रवांडन फ्रैंक चलती है। मुद्रा यहाँ की रवांडन फ्रैंक चलती है। 1 करोड़ 38 लाख के आसपास यहाँ की आबादी है। तो यहीं पर भीषण नरसंहार हुआ था 1994 में। अगला क्वेश्चन, भारत अपने किन पड़ोसी देशों में मौसम को लेकर प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली विकसित करने में मदद कर रहा है? आंसर है इसका नेपाल, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश और मॉरिशस। तो यहाँ पर ये 5 देशों को मदद कर रहा है। ये गरीब और अल्प विकसित और छोटे द्वीपीय देश हैं। ठीक है, नेपाल तो खैर लैंड लॉक्ड है, लेकिन बाकी जो है मालदीव, श्रीलंका और मॉरिशस ये द्वीपीय देश हैं। बांग्लादेश पड़ोसी है लेकिन छोटा देश है। तो छोटे देशों में क्या होता है कि वो ये जो अर्ली वार्निंग सिस्टम है इसमें काफ़ी खर्चा होता है, टेक्निक चाहिए, डेवलप करना होता है। तो वो डेवलप नहीं कर पाते हैं, उससे काफ़ी नुकसान होता है। तो ये नेचुरल डिजास्टर कई तरीके का होता है। तूफ़ान आ गया, अर्थक्वेक आ गया, सुनामी आ गया, जंगल में आग लग गई, बाढ़ बहुत ज़्यादा आ गई, ठीक है, तूफ़ान, सूखा आ गया, वॉल्केनो या ज्वालामुखी विस्फोट हो गया। तो इन सब का अर्ली वार्निंग सिस्टम होगा ना, पहले ही पता चल जाएगा तो नुकसान बहुत कम होगा उन देशों को। तो इसके लिए सरकार भारत की कर रही है, और इसमें प्रमुख रूप से भारत मौसम विज्ञान विभाग वो भूमिका निभा रहा है। तो IMD के जो चीफ कौन है? मृत्युंजय महापात्रा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। किस
देश में दुनिया के सबसे ज़्यादा 1.3 लाख हाथी है, जिसके राष्ट्रपति ने ट्रॉफी हंटिंग के खिलाफ कार्रवाई करने वाले जर्मनी को 20,000 हाथी भेजने की धमकी दे दी है। कहा है कि हम भेज देंगे। आंसर का इसका बोत्सवाना। क्या है? बोत्सवाना। ट्रॉफी हंटिंग क्या होता है? देखिए, ट्रॉफी हंटिंग में क्या होता है कि पेमेंट करके कोई विदेश का व्यक्ति पेमेंट करता है भारी रकम सरकार को, और फिर उसको परमिशन मिल जाती है कि वो जानवर का शिकार कर सकता है। तो जैसे बोत्सवाना में हाथी के शिकार की परमिशन मिल गई है, तो वहाँ हाथी को मार डालेगा वो व्यक्ति, उसके लिए काफ़ी पैसा देगा सरकार को, और मारने के बाद उसके जो दांत हैं, उसके खाल हैं, उसके जो चीज़ें हैं, वो ट्रॉफी के तौर पर, मतलब विजेता के तौर पर कि हमने मारा है, और वो अपने देश में ले जाएगा। तो इसको कहते हैं ट्रॉफी हंटिंग। और जो मारने वाला व्यक्ति है, जो उस ट्रॉफी को ले जा रहा है, वो ट्रॉफी हंटर कहा जाता है। तो चूँकि बोत्सवाना जो है ना, वहाँ पर बड़े पैमाने पर हाथी हैं, दुनिया के सबसे ज़्यादा 1.3 लाख। तो ऐसे में क्या है वहाँ कि उसकी संख्या अब बहुत दिक्कत हो रही है वहाँ के सरकार को। बोत्सवाना जो है ना, वो अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर है मैप में, ये भी एक लैंड लॉक्ड कंट्री है। तो यहाँ की सरकार ने हाथियों को बचाने में दशकों से काफ़ी काम किया, इसलिए संख्या बहुत ज़्यादा है। बोत्सवाना के 40% जो जगह है ना, उस पर हाथी रहते हैं। तो उसकी वजह से अब क्या है कि वहाँ इकोसिस्टम पे भी असर पड़ रहा है, दूसरे जो जानवर हैं उनको नुकसान बहुत ज़्यादा हो रहा है, और हाथी और मनुष्यों में वहाँ पर बहुत ज़्यादा टकराव बढ़ रहा है। तो ऐसे में क्या किया बोत्सवाना की सरकार ने कि ट्रॉफी हंटिंग को परमिशन दे दी कि आइए पैसा दीजिए और मार डालिए हाथियों को, और उसके जो अवशेष हैं वो ले जाइए। तो इसका विरोध जो ना जर्मनी ने किया था। जर्मनी ने कह दिया था कि भाई ट्रॉफी हंटिंग के दौरान जो ट्रॉफियाँ आएंगी, यानी जो अवशेष आएंगे, उसको लाने की हम अनुमति नहीं देंगे। उसी पर बोत्सवाना भड़क गया था जर्मनी पर। ठीक है, हम इतनी बात कर रहे हैं हाथी की, तो भारत की भी बात करें। भारत में कितने हाथी हैं? तो भारत में 23,000 से 41,000 हाथी हैं, जो कि भारत एक विशाल देश है, बड़ा देश है, तो इसलिए इतने हाथी जो है ना वो सामान्य हैं। ओके, लेकिन बोत्सवाना बहुत छोटा सा देश है, वहाँ 1,30,000 हाथी ज़्यादा हो जाते हैं। भारत में 29 हाथी अभ्यारण्य है। ठीक है, तो बोत्सवाना की बात कर रहे हैं हम। बोत्सवाना की राजधानी क्या है? गैबोरोन। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। थोड़ा ज़्यादा हो गया ये, हालांकि हम लोग इस वीडियो में शॉर्ट में ही चलते हैं, वीकली में। अगला क्वेश्चन, और हाँ, पसंद आ रहा हो तो लाइक बटन दबा दीजिएगा और शेयर कर दीजिए तमाम दोस्तों को। अगला क्वेश्चन लेते हैं, विनाशकारी सूखे की वजह से किन देशों ने अप्रैल 2024 में आपदा की स्थिति घोषित कर दी? आंसर होगा जाम्बिया, मालावी और जिम्बाब्वे। ठीक है, जाम्बिया, मालावी और जिम्बाब्वे। तो यहाँ पर भयंकर सूखा पड़ा हुआ है। एक बार चलते हैं मैप के ज़रिए। ये प्यारा भारत है अपना, और ये अफ्रीका में ये इस जगह पर ये जिम्बाब्वे है। ठीक है, ये है जाम्बिया, ये वाला जो है, ये हम देखेंगे, ये है जाम्बिया। ठीक है, और मालावी यहाँ पर है। तो ये तीनों देश जो है ना वो लैंड लॉक्ड कंट्री हैं, भयंकर सूखा है। और जिम्बाब्वे के जो राष्ट्रपति हैं, ये जिम्बाब्वे के, उनका नाम है एमरसन मननगावा। उनका कहना है कि अल नीनो, उसकी वजह से सूखा बहुत ज़्यादा हुआ, और देश में 80% से अधिक जगहों पर सामान्य से कम बारिश हुई है। ऐसे में हालात बहुत ख़राब हैं वहाँ के। और इन तीनों देशों ने यूनाइटेड नेशंस और उससे जुड़े हुए तमाम संगठनों से फंड मांगा है कि हमको दिया जाए, सहायता की जाए, ताकि भूखे ना मरें वहाँ के लोग। अगला क्वेश्चन, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो की पहली महिला प्राइम मिनिस्टर कौन बनी है? आंसर का जुडिथ सुमिनवा तुलुका। ठीक है, तो ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो की पहली महिला प्राइम मिनिस्टर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब अंतर्राष्ट्रीय संगठन से रिलेटेड क्वेश्चन लेते हैं। उससे पहले आपको इन्फॉर्म कर दूं कि इसका PDF भी अवेलेबल है, और जिन लोगों ने मेंबरशिप लिया हुआ है वो सरकारी जॉब न्यूज के ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं। मेंबरशिप मात्र 100 रुपये का है, और उसके ज़रिए आपको बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं। क्या क्या मिलता है? PDF मिलता है, वीडियो मिलता है, टेस्ट करंट अफेयर्स का मिलता है, और संबंधित एग्जामिनेशन टेस्ट सीरीज़ भी मिलते हैं मात्र 100 रुपये में। और ये सब कुछ आपको पिछले 2 साल के और अगले 6 महीने या 1 साल, जब तक आपका मेंबरशिप की वैलिडिटी होगी, तब तक आपको मिलता रहेगा। और ये सारी चीज़ें डेली, वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली मिलता है। और PDF जो है ना वो ख़ास तरीके का होता है। PDF में वीडियो के लिंक भी होते हैं, ताकि आप कुछ पढ़ रहे हैं और आपको
विजुअली समझना है, जैसे तमाम मैप वगैरह आपने देखा, तो क्लिक करेंगे और वो वीडियो वहीं से ओपन हो जाएगा, वो टॉपिक शुरू हो जाएगा, जो क्वेश्चन है वो शुरू हो जाएगा, उसका डिटेल आपको दिखने लगेगा। पीडीएफ कई तरीक़ों के होते हैं, वन लाइनर, एमसीक्यू नोट्स, मतलब कि जितना नज़दीक है आपका एग्ज़ाम उस हिसाब से आप पढ़ लें, वन लाइनर नहीं पढ़ लें, अगर थोड़ा टाइम है तो डिटेल में पढ़ लें। और ये बेसिक मेंबरशिप है और एक ISPCS मेंबरशिप है, दो तरह की मेंबरशिप प्लान है। एक बेसिक मेंबरशिप जो कि SSC, टीचर, पुलिस, इन सब के लेवल का है, और ISPCS का वो एक अलग लेवल का वो करंट अफेयर्स है। तो तमाम एग्जामिनेशन में जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होते हैं वो सब आपका पूरा हो जाएगा इसके ज़रिए। देखिए जरूर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, ठीक है। और वीकली टेस्ट भी ज़रूर दीजिएगा जिन लोगों ने मेंबरशिप लिया हुआ है, और नहीं लिया है तो जाइए, मात्र 100 रुपये में मेंबरशिप ले सकते हैं। ओके, उसमें बिना विज्ञापन के आपको तमाम वीडियोस भी देखने को मिलते हैं। तो क्वेश्चन होगा, अंतर्राष्ट्रीय संगठन से विश्व बैंक ने यानी वर्ल्ड बैंक ने RBI के किस पूर्व डिप्टी गवर्नर को अपने आर्थिक सलाहकार पैनल में मेंबर के रूप में नियुक्त किया है? आंसर होगा राकेश मोहन। क्या नाम है? राकेश मोहन। इसका काम होगा इस पैनल का कि आर्थिक मुद्दों को लेकर रिसर्च करना, रिपोर्ट बनाना, ठीक है। वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? वाशिंगटन DC में, USA में है। स्थापना हुई थी 1944 में। अच्छा, वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष कौन है? वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट कौन है? आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। मुझे पूरी उम्मीद है आप में से ज़्यादातर लोग इसका जवाब जरूर देंगे। क्या क्वेश्चन है? वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट कौन है, यानी वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष कौन है? ज़रूर बताइएगा। उनका रिश्ता भारत से है। देखते हैं कितने लोग कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दे पाते हैं, ठीक है। चलिए अब योजना से रिलेटेड क्वेश्चन लेंगे। राज्य और केंद्रों की योजना। किस जगह भारत का पहला कमर्शियल क्रूड ऑयल रणनीतिक भंडार बनाने की योजना है? उस पर काम शुरू हुआ है, मतलब भी टेंडर वगैरह निकाले गए हैं। आंसर होगा पादुर। ये पादुर कहाँ पर है? कर्नाटक में। तो देखिए, भारत जो है ना दुनिया का तीसरा और सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता ये आयातक देश है, तीसरा है ऐसा। तो भारत को अपनी 85% जो तेल की ज़रूरत है वो आयात करके पूरा करना पड़ता है, और ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि भारत तेल को बचाए रखे, मतलब रणनीतिक भंडार बनाए रखे। क्योंकि अभी जैसे आपने देखा कि पश्चिम एशिया में, यानी जो मिडिल ईस्ट कहिए या फिर उसको गल्फ़ कंट्री कहिए, वहाँ पर युद्ध की स्थिति है। तो अब तेल वगैरह आने में बहुत दिक्कतें होंगी, डिले होगा। तो ऐसी समय से निपटने के लिए जो है वो रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार बनाने पड़ते हैं। अभी जो है ना वो भारत में 3 रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार हैं, लेकिन कमर्शियल एक भी नहीं है। यहाँ कमर्शियल और बाकी में फ़र्क है। देखिए, रणनीतिक भंडार अभी जो है ना वो 3 है। एक विशाखापट्टनम, मैंगलोर, फिर दूसरा और तीसरा है पादुर में। तो 2 हैं कर्नाटक में, यानी पादुर और मैंगलोर, और एक है विशाखापट्टनम जो कि आंध्र प्रदेश में है। और यहाँ पर गुफाओं में ऑयल को रखा जाता है, पूरी फैसिलिटी बनाई जाती है, और गुफा में वो ऑयल को रख दिया जाता है ताकि हम यूज़ कर सकें। तो अभी जो 3 है ना, उससे हम भारत में जितने भी ऑयल की ज़रूरत होती है उसका 9.5 दिनों की ज़रूरत को पूरा कर सकते हैं। अगर अचानक से ऑयल आना बंद हो जाए किसी वजह से, तो हम 9.5 दिन तक सर्वाइव कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद क्या? उसके बाद दिक्कत हो जाएगी। तो ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए पादुर में भी, यानी कर्नाटक में एक और, वहाँ पर रणनीतिक भंडार बनाया जा रहा है पेट्रोलियम का, लेकिन वो कमर्शियल होगा। अब कमर्शियल का क्या मतलब हुआ? कमर्शियल का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि इसको प्राइवेट कंपनी चलाएगी, ठीक है। यहाँ इसका अर्थ कमर्शियल का मतलब कई शब्दों का अलग अलग जगह अलग अलग अर्थ होता है। तो यहाँ पर मतलब है आपका कि प्राइवेट कंपनी चलाएगी, तो वो कमर्शियल होगा। अभी बाकी ये सरकार चला रही है, ठीक है। तो पहले से रणनीतिक भंडार है, लेकिन कमर्शियल भंडार ये पहला बनने जा रहा है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जामिनेशंस के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अंटार्कटिका में भारतीय डाकघर की दूसरी शाखा किस रिसर्च स्टेशन पर खोलने का फैसला हुआ है, जिसका पिन कोड तय कर दिया गया है? क्या है? MH1718। आंसर इसका भारतीय रिसर्च स्टेशन। क्या है? भारतीय रिसर्च स्टेशन, ठीक है। अब अंटार्कटिका भी देख लेते हैं हम लोग। ये रहा अपना प्यारा भारत, और चलते हैं कहाँ? नॉर्थ पोल की ओर। वहीं पर है अंटार्कटिका महाद्वीप या कहें महादेश, ठीक है।
तो इसी में अभी इस वक्त 2 रिसर्च स्टेशन एक्टिव हैं भारत के। 2 हैं, एक है मैत्री, यहाँ पर इस लोकेशन में है, और दूसरा है भारती। ठीक है, तो 2 हैं। तो मैत्री पर तो पहले से डाकघर की एक शाखा है, और अब भारती में भी एक डाकघर की नई शाखा खोली जा रही है। ओके, इससे पहले भी एक और यहाँ पर स्टेशन था। अगर सवाल हो आपके एग्जामिनेशन के लिए कि वर्तमान में कितने स्टेशन हैं रिसर्च स्टेशन यहाँ अंटार्कटिका में, तो 2 हैं, मैत्री और भारती। अगर सवाल हो कि पहला रिसर्च स्टेशन कौन था, उसका नाम बताएं, तो वो था दक्षिण गंगोत्री। लेकिन दक्षिण गंगोत्री वाला जो था ना, वो बर्फ़ में डूब गया था, तो बर्फ़ में दब जाने की वजह से उसको बंद कर दिया गया था। उसके बाद फिर मैत्री खोला गया और फिर भारती। तो अभी 2 हैं। अब सवाल है कि अंटार्कटिका में लेटर कैसे पहुंचता है। ये है वहाँ का रिसर्च स्टेशन। होता ये है कि जो डाकघर की शाखा है ना, उसका जो मेन पोस्ट ऑफिस है वो है गोवा में। तो जब भी कोई टीम रिसर्च के लिए वहाँ से या रसद सामग्री के लिए गोवा से टीम चलती है, तो उसको चिट्ठियाँ दे दी जाती हैं और वो यहाँ पर पहुँचा देता है। आमतौर पर जो चिट्ठियाँ होती हैं वो आम लोग ही लिखते हैं कि वहाँ से रिटर्निंग जो आता है, वो मुहर लगा हुआ अंटार्कटिका रिसर्च स्टेशन का, वो अपनी याद के लिए रखते हैं। तो यहाँ आता है, उसको कैंसिल कर दिया जाता है मुहर लगा के, और फिर वो चला जाता है। ठीक है, तो लोग रखते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, परमाणु ऊर्जा विभाग ने वर्ष 2047 तक, कब तक, 2047 तक भारत की परमाणु ऊर्जा उत्पादन क्षमता 8000 मेगावाट से बढ़ाकर कितना करने का लक्ष्य रखा है। आंसर का 1 लाख मेगावाट। कितना, 1 लाख मेगावाट। तो अभी वर्तमान में भारत की जो परमाणु ऊर्जा उत्पादन क्षमता है वो 8000 मेगावाट है। उसको हम 2047 तक भारत जो है वो 1 लाख मेगावाट करने का लक्ष्य रखा है। और इसका ऐलान किसने किया है, तो इसका ऐलान किया है किसने, वर्तमान में जो अभी परमाणु ऊर्जा आयोग के जो अध्यक्ष हैं, उनका नाम क्या है, ए के मोहंती। ये भी नाम आपको ध्यान में रखना है। उन्होंने ही अप्रैल में ऐलान किया। तो अभी जो है ना भारत में परमाणु प्लांट कितने हैं अगर सवाल होगा, तो टोटल 7 हैं। ठीक है, ये फोटोग्राफ में देख रहे हैं। अच्छा, जब मैं इसका डिटेल डेली के वीडियो में बता रहा था, तो एक कमेंट मुझे आया, वो कह रहा था कि मुझे तो 6 ही दिख रहा है, आप 7 बता रहे हो। तो भाई ध्यान से देखो, यहाँ 7, इस ग्राफिक्स में आपको 7 दिखेगा। कौन कौन से हैं, एक है राजस्थान एटॉमिक पावर प्लांट जो कि कोटा में स्थित है, और उस प्लांट में कई सारे यूनिट हैं, जैसे यहाँ 6 यूनिट है टोटल। ठीक है, एक यहाँ पर। ओके, और दूसरा है काकरापार एटॉमिक पावर प्लांट, ये तापी गुजरात में है। तीसरा तारापुर एटॉमिक पावर प्लांट, ये महाराष्ट्र में है, भोसौर में। फिर है जो चौथा वो कैगा पावर प्लांट है, और वो कैगा कर्नाटका में है। ओके, फिर 5वां हम लोग देख रहे हैं नरोरा एटॉमिक पावर प्लांट, वो नरोरा उत्तर प्रदेश में है। 6ठा देख रहे हैं मद्रास एटॉमिक पावर प्लांट, ये कलप्पम तमिलनाडु में है। और 7वां देख रहे हैं ये क्या है, कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर स्टेशन, और ये तमिलनाडु में है। तो ये 7 हैं। अभी क्या किया जाएगा, 1 लाख मेगावाट करने के लिए किया ये जाएगा कि अभी तो ये प्लांट है, तो इसमें जो यूनिट्स हैं ना उसकी संख्या बढ़ा दी जाएगी। जैसे 6 हैं, 6 से उसको 16 कर दिया जाएगा। यहाँ हम देख रहे हैं काकरापार में कि 2 ही यूनिट है, तो उस यूनिट को बढ़ाकर 10 कर दिया जाएगा। तो इस तरह से ये संख्या बढ़ जाएगी, क्योंकि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पर है, तो अलग अलग यूनिट्स जो है ना वहाँ पर बना देने। हाँ, कुछ और जगहों पर भी जो कोस्टल एरिया है वहाँ पर ये बनाए जरूर जाएंगे, नए पावर प्लांट बनाए जाएंगे। तो महत्वपूर्ण बात थी, वो मैंने बताया आपको। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला टॉपिक लेते हैं, वायरस बीमारी से रिलेटेड क्वेश्चन लेंगे। और पसंद आ रहा हो लाइक बटन दबा दीजिए, लाइक कीजिए, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया उनसे अपील है ज़रूर कर लें। सब्सक्राइब के दौरान वहाँ पर आप क्लिक करेंगे ना, तो कई सारे ऑप्शन भी आएंगे, तो ऑल पे क्लिक कर देंगे तो सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलेंगे वक्त पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, WHO की वैश्विक हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत इस बीमारी के मामले में दुनिया में किस स्थान पर है, सबसे ज़्यादा बीमारी के मामले में। आंसर का दूसरा, सेकंड पोजीशन है। पहला पे चीन है और फिर भारत है। भारत में 3,53,00,000 लोग हेपेटाइटिस बी और सी से की चपेट में है, और दुनिया में जितना भी हेपेटाइटिस बी और सी के मामले हैं उसका 11.6% भारत में मौजूद है। तो ये बहुत बड़ी संख्या है।
देखिए हेपेटाइटिस कई तरीके का होता है, ए बी सी, कुछ डी ई भी कहते हैं, लेकिन उसमें जो सबसे खतरनाक होता है हेपेटाइटिस बी और सी होता है। हेपेटाइटिस बी तो ऐसा होता है कि अगर एक बार आ गया बॉडी में तो ख़त्म नहीं होता है, जीवन पर्यंत वो हेपेटाइटिस बी का वायरस पड़ा ही रहता है। भले ही आदमी स्वस्थ देख रहा हो, लेकिन वो दूसरों को इन्फेक्ट कर सकता है। कैसे? ब्लड के माध्यम से, इन सब चीज़ों से। ठीक है, तो इसके लिए भारत सरकार का एक टीकाकरण अभियान भी है, सार्वभौमिक टीकाकरण अभियान, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। तो उसके तहत बच्चों को टीका लगाया जाता है हेपेटाइटिस बी का। ठीक है, हेपेटाइटिस ए जो होता है वो उतना नुकसानदायक नहीं होता है, 10-15 दिनों में ठीक हो जाता है। हेपेटाइटिस ए जो होता है वो गंदा खाना खाने, या जैसे आपने गोलगप्पे खाए और वो जो है इन्फेक्टेड है, गोलगप्पे में हेपेटाइटिस ए है, नल के पानी में गंदे पानी से बना हुआ है, तो उससे हेपेटाइटिस हो सकता है, पेट की लीवर की समस्या हो सकती है। ठीक है, चलें अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। किस आईआईटी ने स्वाइन फीवर यानी सुअर की एक अत्यधिक संक्रामक वायरल बीमारी है, मतलब सुअर में ही होती है, तो उसके लिए भारत की पहली वैक्सीन विकसित की गई है। कौन सी वैक्सीन? रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन विकसित की गई है। आंसर होगा आईआईटी गुवाहाटी। ठीक है, आईआईटी गुवाहाटी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं, और आर्थिक से रिलेटेड यानी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है उससे रिलेटेड क्वेश्चन होगा। देश में हाउस होल्ड यानी घरेलू ऋण यानी डेट उच्चतम स्तर तक पहुंचकर दिसंबर 2023 में जीडीपी का कितना प्रतिशत हो गया? आंसर को 40% हो गया। तो ये निजी फाइनेंशियल सर्विस फर्म है मोतीलाल ओसवाल, तो उसी ने ये डेटा को जारी किया है और उसी ने ये बताया है। ठीक है, अब आप कह रहे होंगे कि ये दिसंबर 2023 की बात हम अप्रैल में क्यों कर रहे हैं? देखिए, जो फाइनेंशियल चीज़ें होती हैं ना, उसका जो आकलन होता है, उसका डेटा आने में भी टाइम लगता है, तो हमेशा ये डिले होकर ही आएगा। ठीक है, जनवरी या फरवरी में पूरा डेटा आया होगा, फिर मार्च में इस पर एनालिसिस हुआ होगा, फिर उसके बाद फिर सर्वे हो, ये सब चीज़ें हुई हैं, तो इसमें ये अप्रैल में ये रिपोर्ट आई है। तो ये मतलब अभी तक के भारत के इतिहास में सबसे ज़्यादा लोन है, 40% जो है जीडीपी का वो हाउस होल्ड लोन हो गया है, और बचत गिरता जा रहा है। बचत जो है ना वो मात्र 5% रह गया है। लोग जो बचत कर रहे हैं, कर्ज मतलब हुआ कि कर्ज ज़्यादा ले रहे हैं और बचत कम कर रहे हैं। इसका असर क्या होता है? अर्थव्यवस्था पर होता है। चूँकि लोन ज़्यादा लेंगे तो लोग क्या होगा कि उसको कर्ज चुकाने भी हैं, तो ऐसे में खर्च कटौती करेंगे, उससे देश की इकॉनमी पर असर पड़ता है। अगला क्वेश्चन, हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 के मुताबिक भारत में यूनिकॉर्न कंपनियों की संख्या कम होकर कितनी रह गई है? आंसर का 67। ठीक है, यूनिकॉर्न कंपनी किसको कहते हैं? यूनिकॉर्न जो शब्द है वो आमतौर पर स्टार्टअप कंपनी के लिए होता है जिसका मूल्य $1 अरब से अधिक हो। सबसे ज़्यादा यूनिकॉर्न अमेरिका में है 703, फिर चीन में 240 और फिर भारत में 67 है। और कई सारी यूनिकॉर्न की स्थिति खराब हुई है, जैसे बायजू जो है वो बर्बादी की ओर है। अगला क्वेश्चन, लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक इनमें से कौन है? आंसर का HDFC बैंक। ठीक है, तो वो लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती में उसने एक अपनी ब्रांच खोली है, और ऐसा करने वाला वो पहला प्राइवेट बैंक है। सरकारी बैंक तो कई सारे ने वहाँ पर शाखाएँ खोली हुई हैं। तो HDFC के CEO कौन है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, तो वो है शशिधरन जगदीशन, मुख्यालय मुंबई में है। लक्षद्वीप जो है वो केंद्र शासित प्रदेश है, वहाँ के प्रशासक कौन है? प्रफुल्ल पटेल हैं, और राजधानी है कवरत्ती। अगला क्वेश्चन, RBI ने द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा अप्रैल 2024 में जो की है उसमें रेपो रेट में बदलाव नहीं किया, तो ये रेपो रेट दर कितनी है? आंसर का 6.5% ये है रेपो रेट की दर। ठीक है, तो लगातार 7 ये मौद्रिक नीति समीक्षा है और उसमें रेपो रेट को अपरिवर्तित रखा गया है। रेपो रेट क्या होता है? देखिए, जैसे आपको लोन की ज़रूरत होती है तो आप बैंक से लोन लेते हैं, ऐसे ही बैंक को भी अपने खर्चे के लिए भारी भरकम रकम की ज़रूरत पड़ती है, तो वो सेंट्रल बैंक यानी RBI, ठीक है, RBI से बैंक जो है ना वो लोन लेता है, तो यहाँ से इसको पैसे मिलते हैं और फिर ये पब्लिक को पैसा देता है। तो इसको जो RBI से पैसा मिलता है तो उस पर ब्याज लगता है, तो वही जो ब्याज है वो 6.5% है। फिर ये उससे ज़्यादा ब्याज आम आदमी पर लगाता है,
जो कि ये ब्याज इसी पर निर्भर रहता है, मतलब रेपो रेट ज़्यादा होगा तो लोगों को महंगा कर्ज मिलता है। आगे बढ़ते हैं और अब डिफेंस रिलेटेड क्वेश्चन लेंगे, डिफेंस रिलेटेड, ठीक है। और हाँ, आरबीआई के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। तो डिफेंस रिलेटेड क्वेश्चन, भारतीय सेना की वायु रक्षा कोर को किस प्रोजेक्ट के तहत स्वदेशी स्वचालित वायु रक्षा नियंत्रण और रिपोर्टिंग सिस्टम मिला है? आंसर का इसका आकाश तीर प्रोजेक्ट। क्या है? आकाश तीर प्रोजेक्ट। तो बीईएल ने इसका निर्माण किया है अभी, आकाश तीर प्रोजेक्ट। और इसके तहत क्या होगा, सेना के पास वायु रक्षा नियंत्रण और रिपोर्टिंग सिस्टम जो है ना वो अपना हो जाएगा। अभी तक क्या था कि भारत विदेशों के ये सिस्टम यूज़ करता रहा है, अब इसका अपना हो जाएगा। आप सोचोगे भारतीय सेना की बात हम कर रहे हैं, तो एयरफोर्स के पास ऑलरेडी है, लेकिन सेना के पास भी अपना एक एयर डिफेंस सिस्टम होता है, क्योंकि मोर्चे पर सेना खड़ी है, युद्ध के मोर्चे पर, तो उसे सबसे पहले कोई चीज़ रोकना होता है। एयरफोर्स तो है ही, वो तो है, लेकिन इसे भी अपनी एक वायु रक्षा प्रणाली रखनी पड़ती। तो बीईएल यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने ये आकाश तीर प्रोजेक्ट के तहत ये डेवलप किया है, ठीक है। भारतीय सेना की बात कर लें, आर्मी चीफ कौन है? जनरल मनोज पांडे। और नेवी चीफ कौन है? नेवी चीफ हैं एडमिरल आर हरिकुमार। और एयर फोर्स चीफ कौन है? एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी, वीआर चौधरी। अगला क्वेश्चन, देश के सबसे बड़े हवाई सैन्य अभ्यास का नाम बताएं जिसमें देश भर के वायु सेना स्टेशनों की भागीदारी रही है अप्रैल 2024 में। आंसर होगा गगन शक्ति, गगन शक्ति। तो ये शुरुआत तो हुई थी पोखरण से, फील्ड फायरिंग रेंज पोखरण में, और ये 1 से 10 अप्रैल तक चला है और देश भर में चला है। जैसे हम कहेंगे कि जो आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे है वहाँ पर विमान को उतारा गया या टच डाउन किया गया, तमाम जो विमान हैं उन सबको, कॉमर्शियल हो या फाइटर हो उन सबको। तो ये पूरे देश भर में कि जितने भी वायु सेना स्टेशन उन सब में की भागीदारी रही है। और अब स्पोर्ट्स रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेंगे। राष्ट्रीय महिला हॉकी कोच का नाम बताएं, नए बने हैं। आंसर होगा हरेंद्र सिंह। वो पूर्व भारतीय हॉकी खिलाड़ी हैं और द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, फार्मूला 1 विश्व चैंपियन का नाम बताएं जिसने जापानी ग्रैंड प्रिक्स लगातार तीसरे साल पोल पोजीशन हासिल किया है। आंसर होगा मैक्स वर्स्टेपन, ठीक है। तो ये रेडबुल के ड्राइवर हैं और उन्होंने ये जीत हासिल की है। अगला क्वेश्चन, फार्मूला 1 ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2024 किसने जीत ली है? आंसर होगा इसका कार्लोस सैंज। क्या नाम है? कार्लोस सैंज। और ये फेरारी के ड्राइवर हैं, स्पेनिश हैं ये, स्पेन के। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप 2023-24 की विजेता टीम का नाम बताएं। महिला और पुरुष दोनों ही, एक ही टीम ने जीत हासिल की है, मतलब एक ही क्षेत्र की टीम ने। आंसर होगा महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र। तो 56th राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप थी और महाराष्ट्र की महिला और पुरुष दोनों टीम ने यह खिताब हासिल कर लिया। रेलवे के साथ फाइनल मैच था। अगला क्वेश्चन, विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी यानी वाडा के अनुसार दुनिया में डोपिंग के मामले किस देश में सबसे ज़्यादा पाए गए? आंसर होगा भारत। डोपिंग सबसे ज़्यादा भारत में पाया गया। डोपिंग का मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि खेल के दौरान अपने परफॉर्मेंस को बेहतर करने के लिए, अनुचित लाभ प्राप्त करने के लिए मतलब दवाइयाँ लेना, ठीक है, इंजेक्शन ले लेना या कुछ ऐसे प्रतिबंधित दवाएं बनाई हुई हैं, तय की हुई हैं, तो वो सब ले लेना। तो देख रहे हैं हम कि इंडिया नंबर 1 है। टोटल जितने सैंपल लिए गए उसके 3.26% सैंपल पॉजिटिव पाए गए थे। उसके बाद फिर साउथ अफ्रीका, थाईलैंड, यूएसए, वो सब हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो वाडा जो है ना उसके मुख्यालय कहाँ है? उसका मॉन्ट्रियल कनाडा में। अगला क्वेश्चन लेते हैं, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में जूरी सदस्य बनने वाली भारत की पहली महिला कौन बन गई है? आंसर का बिल्किस मीर। क्या नाम है? बिल्किस मीर। तो पेरिस ओलंपिक कब से कब तक होने वाला है? 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 तक। तो इसके लिए बिल्किस मीर जो है ना वो जूरी सदस्य चुनी गई और भारत की ऐसी पहली महिला खिलाड़ी है, ठीक है। और वो वाटर स्पोर्ट्स में की खिलाड़ी रही हैं, कैनोइंग चैंपियन रही हैं, ठीक है। कैनोइंग मतलब नाव चलाना वाला। अब आगे अगला टॉपिक है साइंस एंड रिसर्च, यानी विज्ञान और रिसर्च। क्वेश्चन होगा, टाटा एडवांस्ड
सिस्टम्स लिमिटेड यानी TASL ने अप्रैल 2024 में किस रॉकेट से अपना सब मीटर रिजोल्यूशन ऑप्टिकल सैटेलाइट यानी TSAT-1A लॉन्च किया? आंसर होगा फाल्कन 9। ये फाल्कन 9 जो रॉकेट है वो है स्पेस एक्स का रॉकेट है। तो ये अमेरिका से फ्लोरिडा से इसको लॉन्च किया है 7 अप्रैल को। इसका वजन करीब 50 किलोग्राम है, ठीक है। और ये पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित किया गया है यानी लोअर अर्थ ऑर्बिट में। और ये क्या करेगा, ये फोटोग्राफ खींचेगा और काफ़ी अच्छे रेजोल्यूशन क्षमता के साथ फ़ोटो खींचेगा। तो टाटा के जो अपने बहुत सारे प्रोजेक्ट होते हैं उन सब के काम के लिए इसका अपना एक सैटेलाइट सिस्टम होगा। आगे बढ़ते हैं और निधन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं। भौतिक वैज्ञानिक यानी फिजिसिस्ट पीटर हिग्स का निधन हो गया 8 अप्रैल 2024 को। तो उन्हें किस खोज के लिए 2013 में नोबेल प्राइज़ मिला था? आंसर का हिग्स बोसोन पार्टिकल्स। क्या है? हिग्स बोसोन पार्टिकल। इसको गॉड पार्टिकल भी कहा जाता है। तो सबसे पहले इन्होंने इस पार्टिकल के बारे में विचार दिया था और 1960 के बाद दिया था और उसके काफ़ी साल बाद ये बात स्पष्ट हो पाई थी, साबित हो पाई थी। और इससे ये समझने में मदद मिली कि बिग बैंग के बाद सृष्टि की रचना कैसे हुई थी। बिग बैंग जानते होंगे आप, बिग बैंग में क्या हुआ था, मतलब हुआ था ये शुरुआत में जो पूरी सृष्टि थी, पूरा ब्रह्मांड था ना, तो वो एक बिंदु में सिमटा हुआ था। वहाँ ना समय था ना पदार्थ था, मतलब कुछ सारी अवस्थाएं जो है वो उसी में, और वो जो है वो परमाणु के बराबर जो हम देख भी नहीं सकते उसके बराबर बिंदु थी। और उसके बाद वो जब बिग बैंग हुआ यानी फैला, तो ये ब्रह्मांड फैलता जा रहा है। अभी ब्रह्मांड जो है ना वो लगातार ही फैल रहा है, फैलता जा रहा है। और एक समय ऐसा आएगा कि अल्बर्ट आइंस्टीन के अनुसार एक समय ऐसा आएगा जब फिर सिकुड़ने लगेगा और फिर एक बिंदु पे सिमट जाएगा, फिर वो बिग बैंग होगा। तो ये पूरी प्रक्रिया होती है, ठीक है। तो इसी को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका ये हिग्स बोसोन पार्टिकल यानी गॉड पार्टिकल की थी और उसके लिए इनको नोबेल प्राइज़ मिला था। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके एग्जामिनेशंस के लिए। अगला क्वेश्चन लेते हैं। प्रतिष्ठित रामसे ब्रदर्स में से एक गंगू रामसे का निधन हो गया 7 अप्रैल 2024 को। तो इनमें से क्या थे? आंसर को उपरोक्त सभी यानी फिल्म मेकर, सिनेमेटोग्राफर और प्रोड्यूसर। ओके, तो ये थे, उनका निधन हो गया, काफ़ी पॉपुलर थे। अगला क्वेश्चन लेते हैं ऐतिहासिक स्थल से रिलेटेड। क्वेश्चन होगा गुजरात के किस जिले में शोधकर्ताओं ने 5200 वर्ष पुरानी हड़प्पा कालीन बस्ती के अवशेष और कब्रिस्तान वहाँ मिला है? आंसर का कच्छ में ये मिला है। केरल यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स या कहें पुरातत्वविद, आर्कियोलॉजिस्ट और कुछ और भी संस्थानों के सहयोग से उसने ये गुजरात के पड़ता बेट में यानी कच्छ ज़िले में वहाँ हड़प्पा बस्ती के कब्रिस्तान का पता लगाया है। 5200 वर्ष पुरानी ये कब्रिस्तान बताई जा रही है। अब जीआई टैग देख लेते हैं। क्वेश्चन होगा किस राज्य के मिराज शहर में बने सितार और तानपुरा को जीआई टैग मिला है? आंसर का महाराष्ट्र, ठीक है। तो अगर ये कहा जाएगा मिराज शहर का सितार और तानपुरा, तो वो वहीं के बेचे जाएंगे। वैसे सितार और तानपुरा देश भर में मिलते हैं और वहाँ भी बिक्री में कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अगर कोई कहेगा कि हम मिराज के हैं तो वो उसके लिए ये जीआई टैग मिला है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। कठिया गेहूं को जीआई टैग मिला है तो किस राज्य से संबंधित है? आंसर होगा उत्तर प्रदेश। तो ये उत्तर प्रदेश का जो बुंदेलखंड इलाका है तो वहाँ का ये स्वदेशी किस्म है, उसको जीआई टैग मिला है। अब इस वीडियो के आखिरी हिस्से में हम लोग आ चुके हैं और अभी तक भी अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर दीजिए, अगर पसंद आया तो, और शेयर कर दीजिए दोस्तों को। क्वेश्चन होगा अगला दिवस से रिलेटेड। राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 11 अप्रैल को। अगला क्वेश्चन, मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 12 अप्रैल को। इसी दिन 12 अप्रैल 1961 को सोवियत नागरिक यूरी गागरिन ने पहली मानव अंतरिक्ष उड़ान भरी थी। यूनाइटेड नेशंस की ओर से ये दिवस घोषित है। अगला क्वेश्चन, विश्व पार्किंसंस दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 11 अप्रैल को। पार्किंसंस रोग में ना वो मस्तिष्क का वो हिस्सा जो है वो उसमें प्रॉब्लम आ जाती है, बीमारी होती है जो गतिविधि को कंट्रोल करता है। जैसे बहुत लोगों के मूवमेंट डिसऑर्डर होने लगते हैं, वो पार्किंसंस
हो गया, वो शुरू में हाथ हिलना, फिर चलना भी मुश्किल हो जाता है, ये सब। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी CRPF शौर्य दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 9 अप्रैल को। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 9 अप्रैल 1965 को CRPF की टुकड़ी ने गुजरात के कच्छ में स्थित जो सरदार पोस्ट था वहाँ पाकिस्तानी सेना को हरा दिया था और बहुत सारे पाकिस्तानी सैनिकों को मार डाला था। अगला क्वेश्चन, विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 10 अप्रैल को। ठीक है, इसी दिन 10 अप्रैल 1755 को होम्योपैथी दवा पद्धति के आविष्कारक डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हैनीमैन, उनका जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन लेते हैं, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 7 अप्रैल को मनाया जाता है। और इस बार की थीम क्या है? माई हेल्थ माई राइट, मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार है। अगला क्वेश्चन, विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 6 अप्रैल को। ठीक, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस दिवस को घोषित किया हुआ है। तो ये था महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स, साप्ताहिक करंट अफेयर्स। और 21 तारीख का याद रखिएगा आप, 21 अप्रैल की सुबह 10 बजे मैराथन वीडियो आएगा। 1 जनवरी से लेकर 21 अप्रैल के तमाम करंट अफेयर्स होंगे जो आपके तमाम एग्जामिनेशन में बहुत काम आएंगे। ठीक है, देखिए ज़रूर, रिमाइंडर भी लगा सकते हैं आप।